हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसपीसी सेल के जो टेक्नीशियन के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि टेक्निकल क्वेश्चन है और आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्वेश्चन। और आप सबका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा मैं आगे और भी क्वेश्चन लाते रहूँगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। तो आज मेरा जो सीरीज़ है वो टेक्निकल का है और ये कोई क्वेश्चन बुक का है, तो मैं बुक का नाम नहीं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आपको, बट बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है और मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और बीएसपीसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन अधिक आते हैं थोड़ा, तो मैं आपको प्रैक्टिस न्यूमेरिकल के साथ ट्रिक भी दूंगा जो कि आपको उससे हिंट्स पता चल सके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो लैंप पोस्ट एक दूसरे 16 मीटर की दूरी पर है कि टू लैंप पोस्ट आर 16 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर कैरिंग 200 सीपी। सीपी का मतलब होता है कैंडला पावर। द माउंटेन हाइट ऑफ द लैंप बीइंग 6 मीटर, द इल्यूमिनेशन एट पॉइंट ऑफ द ग्राउंड मिडवे बिटवीन लैंप बिल्वी। की ऊंचाई 6 मीटर है, भूमि पर दोनों लैंप के मध्य बिंदु पर प्रदीप कितनी होगी। दो लैंपों की बढ़ती ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या डाटा दिया गया है। तो देखिए आपके दो लैंप दिए गए हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा दो लैंप दिए गए हैं, दो लैंप है यहाँ पर और दोनों की जो बीच की दूरी है वो 16 है। तो हम मान लेते हैं कि एक मिड पॉइंट हो गया यहाँ पे, 8 इधर हो गया और 8 इधर हो गया, क्योंकि पूरा डिस्टेंस 16 है तो 8 दोनों तरफ हो जाएगा। फिर इसका डिस्टेंस 6 दिया हुआ है क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है और यहाँ पर पड़ रही है इसकी इल्यूमिनेस मिड पॉइंट पे, तो मैं मिड पॉइंट पर दोनों को मिला दिया। अब बोल रहा है कि टोटल यहाँ पर इल्यूमिनेस कितना होगा मिड पॉइंट पे, तो ये बताना। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस D1 हो गया और ये डिस्टेंस D2 हो गया। फिर हम यहाँ पर ये एंगल हो गया एक थीटा हमारा यहाँ पर और एक एंगल यहाँ पर हमारा थीटा हो गया। तब हम D1 निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि एक साइड हम निकाल लेंगे तो दूसरे साइड हमारा ऑटोमेटिक सेम वैल्यू आएगा क्योंकि हमारे पास सारे वैल्यू इक्वल है। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सीधे 10 आ जाएगा, क्योंकि आप सब कैलकुलेट कर लेंगे। 64 और 36 100 के 10 हो जाते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा होता है B/H होता है। तो यहाँ पर क्योंकि थीटा के आगे हमारा 8 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये हमारा 6 कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। तो मतलब 0.6 हो जाएगी हमारी आंसर, 0.6 हमारी कॉस थीटा आ जाएगी। और हमारे सीपी निकालने की क्या फॉर्मूला होती है, सीपी निकालने जो हमारा, अब आगे हम क्या निकालेंगे, अब आगे हम निकालेंगे CP/HP स्क्वायर निकालेंगे, CP/H² गुने कॉस थीटा निकालेंगे। इतना हम निकाल देंगे क्योंकि मिड पॉइंट पर एक साइड का हम निकालना है अभी, ठीक है। तो CP हमारा 200 दिया हुआ है, क्योंकि 200 हमारा CP यहाँ दिया हुआ है। तो 200/H², तो H हमारा 10 है, तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कॉस थीटा हमारा कितना है, तो कॉस थीटा 0.6 है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 गुने 0.6, तो 2 गुने 0.6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। और हमारी इक्वल, क्योंकि दो साइड है हमारे पास और मिड पे निकालना है और वैल्यू सेम है। अगर हमारे पास ये वैल्यू सेम नहीं होती, 6 और 8 यहाँ पर सेम है, लेकिन 6 8 अगर सेम नहीं होती तो हम दोनों साइड का कैलकुलेट करते अलग अलग, बट 6 और 8 सेम है तो एक साइड का अगर 1.2 आ रहा तो हम दोनों साइड को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम दोनों साइड को निकालने के लिए 1.2 गुने प्लस 1.2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2.4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो 2.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 2.4 है। आपको तरीका पता चल गया होगा कैसे निकालना है। अगर हमारे पास ये वैल्यू अलग अलग होती तो हम कैसे निकालते, पहले इसका रूट लेके आप राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस के प्रमेय से हिसाब से आप इसका वैल्यू निकाल ले और उसके बाद कॉस थीटा निकाल ले। उसके बाद हमारे पास CP/HP कॉस थीटा निकाल ले, क्योंकि ये हमारा फार्मूला होता है CP/HP कॉस थीटा। और उसके बाद हम एक साइड का निकाल लेते हैं, अगर सेम वैल्यू है तो हम एक ही साइड के 2 गुना कर लेते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है तो हम दूसरे साइड का भी सेम एज इट इज जैसे ही निकालते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों साइड सेम वैल्यू है तो इसीलिए हम क्या किए हैं, एक साइड का निकाल कर एक 1.2 और उसको एक साइड के साथ ऐड कर दिए, तो 2.4 हमारा आंसर आ जाता है करेक्ट। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है 2.4 में। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे।
आगे क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मूवर इज इन हाई स्पीड सिंक्रोनस जनरेटर। हाई स्पीड सिंक्रोनस जनरेटर में कौन सा प्राइम मूवर यूज होता है? तो आप सबको पता है कि जो हाई स्पीड में क्या होता है, इस हाई स्पीड में स्टीम टरबाइन में यूज होता है, और हम लो स्पीड की बात करें तो हम हाइड्रो में यूज करते हैं, जो कि लो स्पीड का करते हैं, ध्यान रखना है आपको। और हाई स्पीड की बात करें तो स्टीम में हम यूज करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा कि थर्मल पावर प्लांट में ईंधन ऊर्जा का कितना प्रतिशत वास्तव विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो थर्मल पावर प्लांट में ईंधन ऊर्जा का मात्र 35%, 34 से 35% यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है सी, 35% इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा होता है। कि व्हेन इंडक्शन मोटर ऑपरेट इन द ब्रेकिंग रीजन स्लिप ऑलवेज। स्लिप कितना होता है? तो ब्रेकिंग रीजन में जब भी इंडक्शन मोटर काम करता है तो स्लिप ऑलवेज 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन एरिया फार फ्रॉम द सिटी, मतलब दूर है सिटी से, आउटकट्स इज कनेक्टेड विथ रिसीविंग स्टेशन बाई लाइन, इट कॉल्ड। क्या होता है कि जब एक शहर से कोई दूर क्षेत्र बाहरी इलाका रिसीविंग स्टेशन से लाइन द्वारा जोड़ा जाता है, रिसीविंग स्टेशन से लाइन द्वारा जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे, लेकिन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इंडक्शन हीटिंग में कि द डेप्थ ऑफ करंट पेनिट्रेशन इन इंडक्शन हीटिंग इज प्रोपोर्शनल टू। कि इंडक्शन हीटिंग में करंट पेनिट्रेशन कितना होता है? तो इसको ध्यान रखना है 1/√F होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। डाटाबेस क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, कम वोल्टेज पर बिजली का हम उत्पादन क्यों करते हैं? तो कम वोल्टेज पर बिजली का उत्पादन इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो इंसुलेशन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारे पास इंसुलेशन को भी बढ़ाना होगा, तो इंसुलेशन कॉस्ट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे कारण हम क्या करते हैं, जो जनरेटिंग स्टेशन है स्टार कनेक्ट अल्टरनेटर में हम कम वोल्टेज को जनरेट करते हैं, 11 kV तक ही जनरेट करते हैं मोस्टली, जिससे इंसुलेशन कॉस्ट हमारा कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ध्यान होगा कि इंसुलेशन कॉस्ट ऑफ जनरेटर इंक्रीज, बढ़ जाती है जनरेटर का इंसुलेशन कॉस्ट वोल्टेज बढ़ाने के साथ। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, उसको देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखेंगे। देखिए कि 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, कि यहाँ पर क्वेश्चन है देखिएगा कि रोटर स्पीड ऑफ 4 अल्टरनेटर इन 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो देखिए एकदम सिंपल तरीके में आपको बताता हूँ इसको कैलकुलेट करने का। आपको कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 50 हर्ट्ज, पहले फार्मूला आपको पता है, NS = 120F/P होता है। तो 120 और फ्रिक्वेंसी हमारे पास 50 है, तो कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60। आपको सीधे मुँह पर जोड़ना है। 12 × 5 = 60, यानी कि 6000 हो गया। 6000 को अगर 4 से डिवाइड करते क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है 120F/P, तो 1500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिएगा कि ये 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इतना RPM पे गति से चलती है। इस स्थिति में EMF की आवृत्ति कितनी होगी? तो EMF की आवृत्ति कितनी होगी? तो EMF के पूछा है, आपको ध्यान रखना है। तो X2 हम लगा देंगे, ठीक है, S2 लगा देंगे। हमको सीधे S लगा देना है, ठीक है, स्लिप लगा देना है, स्लिप से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो पहले हमको स्लिप निकालना है, स्लिप कितना आएगा? तो देखिए स्लिप कैसे निकालते हैं। देखिए आपके पहले ओरिजिनल स्पीड निकालना होगा। ओरिजिनल स्पीड कैसे निकालेंगे? तो हम आपको अभी तरीका बताया कैसे निकालना है कि 12 × 5 = 60, 6000 हो गया। 6000 को 4 से डिवाइड कीजिए, 1500 हमारा ओरिजिनल स्पीड आ गया, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड 1500 आ गया। आपको कुछ फार्मूला नहीं लगाना। और चल कितना पे रहा? 1455 पे चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं ना कि कितना का इसमें कमी हो रहा है। देखिए 55 का चल रहा है, मतलब 45 का कमी आ रहा है। 45 का कमी आ रहा है, 1500 के ऊपर कमी आ रहा है, ठीक है। 1500 के ऊपर कमी आ रहा है तो कितना % हो गया? आप परसेंट सोचिए। तो देखिए आप परसेंट देखेंगे तो अगर 1000 का होता है स्पीड तो कितना चलता है? 1000 का होता है तो 5% होता है। लेकिन यहाँ पर 1500 का है, तो 1500 का है तो मतलब कि 1000 का होता है तो 4.5 होता है, बट 1500 का है तो उससे भी कम होगा, है ना। कि 1500 है, 1000 होता है तो 4.5, बट स्पीड हमारा 1500 है। तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। मान लेते कि हम 1 सेकंड के लिए कि हमारा क्या हुआ कि हमारा स्पीड हो गया यहाँ पर कम हो गया। हमारा क्या हो गया? स्पीड हो गया 1500 है तो हमारा कम हो जाएगा उससे। और तो आप ध्यान दीजिए 45 है और 1500 है, 15 × 3 कितना होता है? 45 होता है। मतलब 3 के आसपास में स्लिप हमारी आ रही है, 3 के आसपास में स्लिप आ रही है। और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 है। तो 50 × और S कितनी है? 3 आ गया।
सीधे 3 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और हमको परसेंटेज में निकालना है तो 1.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 1.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको, NSNR का फार्मूला नहीं लगा, वो कन्फ्यूज जाते हैं बच्चे। मैं आपको ना ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर है बीच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट यूज फ्यूल लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम। तो ये देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा क्वेश्चन आपको लग रहा है। फिर चलते हैं। डीसी मोटर ड्राइव कैन ऑपरेट एट मोस्ट ऑफ हाउ मेनी क्वाड्रेट। तो 4 क्वाड्रेट में ऑपरेट होता है। देखिएगा यहाँ पर होता है मोटरिंग मोड होता है, फॉरवर्ड मोटरिंग होता है, ठीक है, फॉरवर्ड मोटरिंग होता है, रिवर्स मोटरिंग होता है, फॉरवर्ड ब्रेकिंग होता है, रिवर्स ब्रेकिंग होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिवर्स फर्स्ट होता है, पहला में मोटरिंग होता है तो तीसरा में मोटरिंग होता है, दूसरा में ब्रेकिंग होता है तो चौथा में ब्रेकिंग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 कोऑर्डिनेट में होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है द ट्रांसफार्मर कोर आर लेमिनेटेड। कि ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड क्यों करते हैं, तो लॉसेस को कम करने के लिए करते हैं। कौन से लॉसेस को, तो आप सबको पता है एडी करेंट लॉसेस को कम करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 डी इसका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है द मीडियम एम्प्लॉय फॉर आर्क इन ऑयल सर्किट ब्रेकर। कि क्या होता है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर को चिंगारी को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ अलग वर्ड मैं इंग्लिश में बताता हूँ। चिंगारी को बुझाने के लिए कौन सा माध्यम उपयोग किया जाता है ऑयल सर्किट ब्रेकर में, तो ऑब्वियसली ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में तो ऑयल ही यूज होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी हो जाएगा। हमारे पास 2 तरह के ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है प्लेन ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसको कि, और एक होता है फुल वायल सर्किट ब्रेकर, एक होता है मिनिमम वायल सर्किट ब्रेकर। तो प्लेन वायल में क्या होता है, जो वायल होता है ना इंसुलेशन और कूलिंग दोनों का काम करता है, और जो मिनिमम वायल होता है उसमें मात्र 10% ही वायल यूज होता है और सिर्फ इंसुलेशन का काम करता है। और कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, अलग से सॉलिड मटेरियल का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं कि और कितना क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। देखिए तो द फंक्शन ऑफ रिले इन सर्किट ब्रेकर। कि द फंक्शन ऑफ रिले इन सर्किट ब्रेकर, कि रिले का क्या फंक्शन है सर्किट ब्रेकर में, ठीक है। कि द फंक्शन ऑफ रिले इन सर्किट, नहीं यहाँ क्वेश्चन है, सॉरी नीचे का क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ पर है द टाइप ऑफ मोटर इज टाइमिंग एंड कंट्रोलिंग पर्पस। तो टाइमिंग और कंट्रोलिंग पर्पस के लिए कौन सा मोटर का यूज करते हैं। देखिए यूनिवर्सल मोटर तो काफ़ी हाई स्पीड पे चलता है, ठीक है। सीरीज मोटर का हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम मोस्टली यूज करते हैं रिलक्टेंस मोटर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगर हिस्टेसिस हमारे ऑप्शन में होता है तो हिस्टेसिस को भी हम टिक कर सकते हैं, या तो हिस्टेसिस मिलेगी या तो रिलक्टेंस मिलेगी। आगे चलते हैं। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सब सिंक्रोनस मोटर की टाइप है। बीच ऑफ द फ्लोइंग मोटर, बीच ऑफ द यहाँ पर है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बीच ऑफ द फ्लोइंग मोटर आर यूजिंग हेयर ड्रायर। की हेयर ड्रायर वैक्यूम क्लीनर खादी सब में कौन से मोटर प्रयुक्त होता है, ठीक है। हेयर ड्रायर हो गया, वैक्यूम क्लीनर, डोमेस्टिक फूड प्रोसेसर में कौन सा मोटर यूज होता है, तो ये हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाई स्पीड मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है। ये डीसी और एसी दोनों पे काम करता है, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी, जिसको कि हम नाम लेते हैं यूज एज अ कंट्रोल ऑपरेटर्स प्रोवाइड बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप प्रोटेक्शन। कि एमसीबी किस टाइप का प्रोटेक्शन से प्रोवाइड करता है, तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों प्रोटेक्शन देता है एमसीबी। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि एमसीबी जो है ना ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों प्रोटेक्शन से प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसमें दिया होगा दोनों में, तो एक और बी, एक और दो, दोनों ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। ईच ऑफ द 2 सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ मल्टीपल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर रेटेड 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द वोल्टेज एंड करंट सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल। देखिए इसको मैं बताता हूँ कैसे। मल्टीपल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की हिंदी में पढ़िए। मल्टीपल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की 12 वोल्ट है, ठीक है, और 2.5 एम्पियर रेटेड की गई है। 2 सेकेंडरी बाइंडिंग है, सीरीज में जुड़ी है। देखिए 2 सेकेंडरी बाइंडिंग है, सीरीज में जुड़ी हुई है, ठीक है, सीरीज में जुड़ी हुई है। तो 12 इसका हुआ और 12 इसका हुआ, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो 24 वोल्ट तो यहाँ हो गया, 24 वोल्ट यहाँ हो गया। और सीरीज में पता है क्या है कि आप करंट सेम होता है, 6 करंट सेम होता है। तो करंट कितना है 2.5 है, तो करंट कितना रहेगा 2.5 ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन है, तो सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज और करंट क्या होगा। तो देखिए बहुत ईजी है। सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल पर करंट और वोल्टेज कितना होगा 24 वोल्ट और 2.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आगे क्वेश्चन है देखिएगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस
वीडियो का, और आगे आप सबका जैसा रिस्पॉन्स रहा उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहाँ 3 फेज अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत स्रोतों को समांतर में जोड़ा जाता है। तो बहुत अच्छा कि जहाँ पे हम अल्टरनेटर को स्टार में कनेक्ट कर लेते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं तो हमारे क्या है, जनरेटिंग स्टेशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसका मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको मैं सोल्यूशन भी बताने की कोशिश किया हूँ हर एक स्टेप को, तो मैं निश्चित ही आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और नया वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं लाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।